नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फॉर रीडर से। आइए तो अब आगे देखते हैं। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाने। वहाँ पे पांडुलिपि का जिक्र था और वहाँ पे उसी में पॉइंट पे पांडुलिपि पे हम आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। जो पांडुलिपियाँ हैं वो हमारे सोर्स हैं अतीत को जानने का, लेकिन वो सोर्स भी क्या है, अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रही है, नष्ट हो रही हैं। ये मिलने का ज़्यादातर हमें ये पांडुलिपियाँ कहाँ से मिली है, मंदिरों से और विहारों से। धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों में राजाओं ने अपने जीवन में लिखवाया होगा, और वो किस विषय पे था, अधिकतर था विज्ञान के विषय पर और था औषधि के क्षेत्र में, यानी मेडिसिन और साइंस के क्षेत्र में ज़्यादातर इस पर चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। औषधि और विज्ञान के अलावा जो है वो महाकाव्य, जैसे कालिदास ने लिखा हुआ है, कविताएं, नाटक, वो उस समय की जो है वो हमारा उसमें देखने को मिलती है। आगे सीनियर क्लासेस में इन महाकाव्यों, कविताओं और नाटक के बारे में विशेष रूप से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में है, हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। अभिलेख, ये यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया होगा। अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो कहाँ लिखे रहते हैं, किसी पत्थर पे अथवा धातु पे। अब धातु पे आप बोलोगे कैसे, तो धातु पर जैसे कि किसी ने स्तंभ, अशोक स्तंभ जो हमारा है वो धातु का, लोहे का बना हुआ है, तो आप उसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। पत्थर पे भी काफ़ी सारे हैं, जहाँ पे कहीं भी अगर खजुराहो मंदिर में जाते हैं या कहीं ऐसे मंदिर में, प्राचीन मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ क्या है, रिटेन में हमको मिलता है। तो ये सब जो रिटेन सोर्स हो गया हमारा, वो हमारा क्या कहलाया, अभिलेख। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। यानी अभिलेख जो पुराना एक माध्यम था, वो क्या था, अपने शासनकाल को दर्शाने का था, अपना राज्य दर्शाने का था, और उसका व्याख्यान करने का, कि वो कितना विशाल था, कितना महान था, एक तरीके से वो दिखाना था अपने शासनकाल को। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। वही है, युद्ध में जीते तो उन्होंने अपना एक अभिलेख बनवा लिया, एक स्तंभ बनवा लिया, उस पर उन्होंने लिखवा दिया कि हम अमुक राजा हैं, इस क्षेत्र, इस काल है ये में, और ये यहाँ लड़ाई लड़ी गई और ये राजा जीते गए, उनका गुणगान किया गया। तो यही था अभिलेख का लिखने का मेन उद्देश्य। नेक्स्ट में जो कि अभी हमारे लिए क्या है, सोर्स है। नेक्स्ट में यहाँ पे ये साइड में आपका राइट साइड में बुक्स में है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, ये इसके बारे में बात की जा रही है, जो ग्रीन कलर का अभी मुझे दिखाई दे रहा है इसमें बुक में। लगभग 2200 वर्ष पुराना है ये, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में अध्याय 8 में पढ़ना है। ये अशोक के विषय में अध्याय 8 में पढ़ना है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि अशोक ने जो अफगानिस्तान के कंधार में बनाया था वो कब बनाया, तो 2250 पूर्व बनाया, ठीक है। उसका भाषा कौन सा था, ये आपका मेन हो सकता है। उसकी भाषा, तो भाई उसकी भाषा थी यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियाँ थी, और यही भाषा उनकी आप बता सकते हैं कि ये 2 भिन्न लिपियों में ये लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी शासक अशोक के बारे में। अशोक के बारे में 2250 में अफगानिस्तान के
कंधार में, जो कि वर्तमान में है। उस समय का कुछ और नाम हो सकता है, अभी वर्तमान में ये कहाँ है, अफगानिस्तान के कंधार में। तो ये हो गया आपका अभिलेख का ज्ञान। अब यहाँ पे एक साइड में आ जाइए वापस से चैप्टर पे। तो यहाँ क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने की क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? अवश्य लिखवाने के फ़ायदे क्या हैं, ऐसा करने में कठिनाइयाँ क्या आती थी, तो वो हम जानते हैं। लेख लिखवाना पत्थर पे, उसमें कितना महीन काम करना होता है, वो कितना कठिन होता है, उसमें कितने समय लग सकता है, दिन महीनों। और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसको खड़ा करना, उसको ऐसा रखना कि आज तक वो लेख क्या है, वो सुरक्षित है, उसको इंसान पढ़ सकते हैं, वो मिटा नहीं है। तो वो कला को दिखाना ही क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा एक कौशल काम है, और बहुत ही क्या है, उसको सूक्ष्म काम है। ये बहुत हार्ड नहीं है कि तोड़ फोड़ करके निकल गए भाई चलो काम बन गया। रोड बनाना नहीं है, अभिलेख बनाना है। अभिलेख बनाने के लिए बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म औजार भी लगते होंगे, और बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। सूक्ष्म काम करने में ज़्यादा समय लगता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अभी आप पहले यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, फिर वापस से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे। कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तु यानी इतिहास में जो भी वस्तुएं आई, ठीक है, वो चाहे आपका भोजपत्र, वो तारपत्र हो, या फिर ये आपका अभिलेख हो, या और भी कोई ऐसी वस्तुएं हो, जो खोजी जो करते थे, वो जो इसको पढ़ने का जो काम करते हैं, वो क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये क्या करते हैं, पत्थर, ईंट, इमारत के अवशेष, चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि भाई ये जो करते हैं वो कौन व्यक्ति कहलाते हैं, पुरातत्वविद कहलाते हैं। यही अध्ययन कराने वाले हो गए हमारे पुरातत्वविद। अब इसकी परिभाषा आप ऐसे याद रखिए कि आप कभी ना भूलिए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री आगे पढ़ने जा रहे हैं तो ये आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए वापस इधर था, वे औजारों, आभूषणों और वस्तु तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। यानी जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो उन सोर्स को प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, खुदाई भी करते थे। सिक्कों की प्राप्ति के लिए, आभूषणों के लिए, उन सब के लिए। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुराने जो समय के जो भी आप चीज़ें देखेंगे वो बहुत ही ठोस और बहुत ही अच्छी होती थी। वो आज भी बहुत ही आप उसको कह सकते हैं कि जैसे कि तैसी पाई गई हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें अभी यहीं पे आप देख लीजिए, जो घड़ा है वो कितने सालों पुराना होगा, और ये जैसा का तैसा मिला है खुदाई में। यहाँ पे देखिए आपका राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। ये प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, जो हम मटका बोलते हैं इसको रेगुलर वर्ड में। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। आज का मटका तो हमारे पास एक सीज़न से दूसरे सीज़न में नहीं चलता, और ये देखिए 47 वर्ष पूर्व मटका हमें खुदाई में मिला है। एक पुराना चांदी का सिक्का यहाँ पे, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ये तो धातु है, लेकिन आज के धातु भी देखें तो वो काली पड़ जाती हैं बहुत जल्द। हवा में रखिए, चांदी स्पेशली रखिए, अगर आप उसको क्लीन नहीं करें बहुत जल्द वो काला हो जाता है। और ये उस समय का धातु है। कितना शुद्ध, कितना वो स्ट्रांग होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, बहुत तरीक़ों से भिन्न। सबसे पहले तो ये शुद्धता के मामले में, फिर डिज़ाइन के मामले में, फिर इसका क्या वज़न होगा वज़न के मामले में, फिर इस पे जो चित्र बनाए गए हैं वो कला कौशल के मामले में, हर तरीके से क्या है वो डिफरेंट है। अब यहाँ वापस से आ जाते हैं हम अपने चैप्टर में लिखा गया है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। ठीक है, वो क्या क्या ढूंढते हैं, सिक्के ढूंढते हैं, अभिलेख देखते हैं, पत्थर पे देखते हैं, मंदिर में देखते हैं। उसके बाद वो जानवर, चिड़ियाँ और मछलियाँ, जो जानवर, चिड़िया, मछलियाँ हैं उनकी हड्डियाँ ढूंढते हैं। उससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं।
अब ये है हमारा नेचर कि अगर अन्न के दाने और वो क्या हैं, जले हुए टुकड़े लकड़ी के अगर जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। और पुरातत्वविद विभाग या पुरातत्वविद जो विशेषज्ञ हैं वो क्या करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। और वो इनका अध्ययन करके क्या कर सकते हैं, एक एज निकाल सकते हैं कि हाँ ये उस समय का था, ये उस समय में इसको लोग खाते होंगे, इस पे जीवन यापन करते होंगे, यहाँ पे इस तरीके से लोग रहते होंगे। यही उनका कार्य है। और इसी से हमें क्या होती है, इतिहास की जानकारी मिलती है, अपने अतीत की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट में आइए, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़े के अवशेष मिलते होंगे, ये ऐसा वो पूछ रहा है। पांडुलिपियों अभिलेख होता है। पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्व उन जासूसों की तरह हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत कर जान सकते हैं। अब देखिए ये बार बार जासूस क्यों करा, जासूस का काम होता है छोटा सा क्लू मिला, फिर वो नेक्स्ट क्लू मिला, फिर नेक्स्ट मिला, फिर उसको वो एक सीरीज़ बनाता है और उस सीरीज़ पे फिर वो कि हाँ पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, ये घटनाक्रम हुआ होगा, फिर ये घटनाक्रम हुआ होगा, उस घटनाक्रम को जोड़ के वो पूरी एक क्या करता है, एक स्टोरी की लीड ले लेता है, फिर वो उसको खंगालता है कि हाँ ये सच्चाई इसके कितने पास है या कितनी सच्चाई इसमें होती है, वो उसको खंगालता है। तो इसी तरह से जो हमारे इतिहासकार हैं उनका काम है पहले कौन क्या खाता था, कौन कैसे वस्त्र पहनता था, रहने के लिए घर कैसे वो लोग इंतज़ाम करते थे, क्या वो सोर्स लेते थे, लकड़ियाँ, मिट्टी, टहनी या गुफा, कैसे वो आखिर वो रहते कैसे थे, या ऐसे खुले आसमान में तो रहते होंगे, लेकिन बारिश आती होगी तो अपना बचाव कैसे करते होंगे, ये सारे जो होते हैं वो जासूस का ही काम है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो पुरातत्वविद में जासूसों का काम एक जैसे होता है वैसे ही वो हमारे पुरातत्वविद करते हैं उसी तरीके से। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अतीत एक या अनेक। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या तुमने इस पुस्तक में शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ऐसा क्यों। अगर हमने अपने टाइटल को ध्यान से देखा है तो टाइटल में बताया गया है अतीत, बुक्स में लिखा हुआ है हमारे अतीत। हमारे अतीत मतलब पर्सनल किसी व्यक्ति का अतीत नहीं है, वो मनुष्य प्रजाति का अतीत है या भारत का अतीत है या किसी एक क्षेत्र का अतीत है, लेकिन वो किसी व्यक्तिगत का नहीं है। इतना तो इससे क्या है, श्योरिटी है, ये इसमें निश्चित है। तो आइए देखते हैं कि हमारे अतीत में आखिर किसका अतीत हमें है जो हमें देखना है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। हर समूह की अपनी एक ज़रूरतें थी, एक इतिहास था, अलग अलग उसके महत्व थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से क्या था, बहुत ही भिन्न यानी कि अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अंडमान निकोबार का जो वाक्य दिया गया है वो वर्तमान को लेके दिया गया है, ना कि पूर्व में। पहले जो हमारे पूर्वज थे वो यही करते थे, उनको खाना पकाना नहीं आता था, कृषि नहीं जानते थे वो, तो वो इसी तरीके से रहते होंगे, मछलियाँ पकड़ के, शिकार करके, फल फूल का भोजन के रूप में ग्रहण करके। लेकिन आज भी अंडमान निकोबार की स्थिति क्या है, वहाँ पे आदिवासी प्रजातियाँ अधिकतर हैं, 100% मान के चलिए 100% हैं, और वो सारे के सारे अभी भी उसी कल्चर में अपने आप को रखे हुए हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्यापूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसे वर्तमान में हमारे हर एक जगह की हर एक परिभाषा है, उस परिभाषा को लेके एक कल्चर है, उस कल्चर को हर कोई क्या करता है, फॉलो करता है। बस वही सेम चीज़ क्या है हमारे इतिहास में भी है। इतिहास में लोग पहले अन्य तरह के कार्य से जुड़े हुए थे और वो उस पर निर्भर थे, और ये विभिन्नता ही है क्या है, वो उनको एक दूसरे से क्या करती थी, अलग करती थी। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा
रखते थे। यही कारण है हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन में जाने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो इस तरीके से यहाँ पे हर वर्ग को एक तरीके से इसमें लाया गया है। एक जगह उनका संकलन, मानिए कि एक उनका संकलन किया गया, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। वो क्या कैसे रहते थे, कैसे खाते थे। अगर हर किसी का व्यवसाय अलग था, हर कोई क्षेत्र के जिस क्षेत्र में रहता था वहाँ का एक अपना संस्कृति होता था, उस संस्कृति के अधीन रहता था। तो हर लोगों की क्या थी, जीवन शैली क्या थी, एक दूसरे से भिन्न थी। और ये भिन्नता ही जो है वो हमारे इतिहास को क्या करती है, रोचक बनाती है। और इतिहास को जानने का मकसद भी हमारा यही है कि हम भिन्न भिन्न कल्चर, जीवन शैली और अलग अलग जो समूह के लोग थे उनके बारे में जान सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम पढ़ेंगे तिथियों का मतलब। थैंक यू सो मच।